हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से बार। तो आज से पहले हम लोग जो है सो तीन हिस्ट्री, नाइन्थ क्लास का हिस्ट्री तीनों चैप्टर हम लोग ऑब्जेक्टिव कवर कर चुके हैं। आज हम लोग कवर करने वाले हैं चौथा चैप्टर, है ना, वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में वनों का पहला इंस्पेक्टर जनरल कौन था? तो जर्मनी का, है ना, ट्रेडिक ट्रेडिक ब्रिटिश। ठीक से पढ़िए, नाम थोड़ा सा हिचकिचाहट हो जाएगा। उन बीजों का नाम बताइए जिनसे निकाला तेल चॉकलेट बनाने में काम आता है। तो वह है साल के बीज। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? भारतीय वन सेवा की स्थापना 1900 क्या कहते, हाँ, 1860 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? 1 सेकेंड। भारतीय वन सेवा की वन सेना एक सेवा है ना, तो 1800, सॉरी यहाँ जो है सो ऑप्शन नंबर जो है सो आपका डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट किया गया है, ऑप्शन नंबर डी होगा 1864। चलिए, भारतीय वन अधिनियम कब बना? वन अधिनियम जो है सो 1865 में ही बना है। ठीक है, चलिए, वनमूलन क्या है? वनों का लुप्त होना वनमूलन कहलाता है। मतलब जिस प्रकार से बढ़ती जनसंख्या ने वन को तोड़ा है और वन को काटा है, वन को लुप्त किया है ना, तो वनों का लुप्त होना जो है सो वनमूलन कहलाता है। और इससे शॉर्ट भाषा में अगर को समझना है तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पेड़ों की कटाई करना, अधिक संख्या में पेड़ों की कटाई करना वनमूलन कहलाता है। अगला है, भारतीय जन्य कानून कब पारित हुआ? है ना, तो वह 1865 में ही हुआ था। अगला प्रश्न है, 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ हुई थी? वह देहरादून में थी। देहरादून जो है सो अभी जो है सो उत्तराखंड की राजधानी है। ठीक है, इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगला प्रश्न है, रोपण से आप क्या समझते हैं? एक खास प्रकार की फसल जो रोपण क्रिया के दौरान होती है, रोपण फसल कहलाती है। अगला प्रश्न है, 1 मील लंबी रेल लाइन बिछाने में कितनी स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी? तो वह 1760 से 2000 स्लीपर की आवश्यकता पड़ती थी। और जितना भी स्लीपर के लिए काटा जाता था, जंगल का जो है सो बहुत बड़ा बड़ा पेड़ जो सीधा होता था, सख्त होता था, जैसे कि साल वगैरह। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ हुई? बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है थोड़ा सा। देहरादून। भारत का प्रथम वन निदेशक कौन था? वह था डैटिज बेंडिस। ठीक है, अगला प्रश्न है, आरक्षित वन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ग्रामीणों को इन वनों में घुसने की मनाही थी। ग्रामीण इन वनों से लकड़ियां ले जा सकते थे। ग्रामीण इन वनों से केवल वन उत्पादक ले जा सकते। ग्रामीण इन वनों अपने पशुओं को चरा सकते तो थे। तो ये सब चीज़ें नहीं था, लेकिन ग्रामीण को इन वनों में घुसने की मनमाही नहीं थी। ठीक है, वो ऑप्शन को सुधारिए, ग्रामीण को इन वनों में घुसने की मनमाही नहीं थी। ठीक है, यानी कि मना थी, घुस नहीं सकते थे। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब स्थापित की गई? तो 1906 में स्थापित की गई थी। घर बनाने या ईंधन के लिए लोग लकड़ियाँ कहाँ से लेने जाते थे या कहाँ से लेते थे? तो वह जो है सो आरक्षित वन से या तो सुरक्षित वन से लेते थे। आरक्षित वन से नहीं, सुरक्षित वन से और ग्रामीण वन से लेते थे। आरक्षित वन में उसको घुसने का इजाजत नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी थी, वह थी बगान वानिकी, है ना, बगान वानिकी का अध्ययन कराया जाता था। अगला प्रश्न है, जंगलों में खाना पकाने और रोशनी के लिए लोग तेल कहाँ से प्राप्त करते थे? तो महुए के फल से प्राप्त करते थे। अगला प्रश्न है, 1865 के वन अधिनियम में संशोधन कब हुआ? तो इनमें से कोई जो है सो नहीं है ऑप्शन में। ठीक है, अगला प्रश्न है, सन 1600 में भारत की भूमि का कितना भाग कृषि अधीन था? 6ठा भाग जो है सो कृषि अधीन था।
अगला प्रश्न है, सबसे अच्छे वन क्या कहलाते हैं? तो आरक्षित वन कहलाते हैं। भारत में कौन अंग्रेज अफसर बाघ के शिकार के लिए प्रसिद्ध था? वह था जॉर्ज वुल। इन्होंने 400 बाघ को अकेले मार दिया था अपना राजशाही स्थापित करने के लिए। अगला प्रश्न है, कांटेदार छाल वाला वृक्ष कौन सा है? सेमूर। स्लीपर कहाँ लगाते थे? तो स्लीपर जो है सो रेल की पटरी पर लगाते थे। अगला प्रश्न है, स्थानांतरी कृषि का एक अन्य नाम क्या है? वह है झूम खेती। झूम खेती जो स्थान बदल बदल कर खेती किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे वन कानून के अंतर्गत नहीं लिया गया? इसने झूम कृषि को प्रतिबंधित कर दिया। इसने शिकार और पशुचारण को प्रतिबंधित कर दिया। इसने लोगों को जंगलों में उनके घरों से विस्थापित कर दिया। इसने गांवों में पशुपालन पर रोक लगा दी, है ना। तो बाकी सब कानून सही है, लेकिन एक कानून इसमें नहीं लगाया गया था। इनमें गांवों में पशुपालन पर रोक लगा दी। ऑप्शन नंबर डी। स्थानांतरी कृषि में किसी खेत पर कितने समय के लिए कृषि होती है? तो 2 वर्ष तक। वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वानिकी। अगला प्रश्न है, यह भारत में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाले वन्य समुदाय का नायक नहीं था। कौन नहीं था? सिंधु था, कान्हू था, बिरसा मुंडा था, राजा एस राजू। यह जो है सो इसके खिलाफ नहीं था। चाय के बागानों पर काम करने वाला समुदाय था संथाल। अगला प्रश्न है, जंगल एवं जमीन को साफ कर स्थान बदल बदल कर की जाने वाली खेती को क्या कहा जाता है? झूम या घुमंतू खेती या फिर स्थानांतरित खेती। अगला प्रश्न है, संथाल परगनों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने वाले समुदाय का नेता कौन थे? तो वह थे सिंधु कांधू। ठीक है, सिंधु कांधू। संथाल परगना झारखंड के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे अपराधी कबीला नहीं कहा जाता है? संथाल को। चलिए अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा ने जिस क्षेत्र में वन समुदाय के विद्रोह का नेतृत्व किया था वह कौन सा था? तो वह था छोटा नागपुर, जो भी झारखंड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधी पंक्ति में एक ही तरह के पेड़ लगाकर एक क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है ना? उसको बगान कहा गया। बस्तर में ब्रिटिश सरकार शासन के विरुद्ध विद्रोह का नेता कौन था? वह था गुंडा धुरु। अगला प्रश्न है, जंगल में स्थित गांवों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये आरक्षित जंगल में स्थित थे। इन गांवों के लोगों को निश्चित शर्तों का पालन करना पड़ता था। लोगों को वन विभाग के लिए मुफ्त में काम करना पड़ता था। उपरोक्त ये सारे कथन जो है सो सत्य हैं। अगला प्रश्न है, जावा का कौन सा समुदाय वन काटने में कुशल था? पहला है संथाल, डच, कालंग या सामिन। तो ऑप्शन है कालंग। ठीक है, किस अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था? तो बताइए थे जॉर्ज वुल। ऑप्शन नंबर ए। तेंदू के पत्तों का प्रयोग किस काम में किया जाता है ना? बीड़ी बनाने में तेंदू के पत्ते को। अगला प्रश्न है, चर्म शोधक टेनिन का क्या उपयोग है? वह है खाल के चमड़ा बनाने में। खाल से चमड़ा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। चॉकलेट में प्रयोग होने वाले तेल किससे प्राप्त होता है? तो वह जो है सो साल के बीज से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान में अंग्रेजों के लिए रेल लाइनें क्यों अनिवार्य थीं? ऑप्शन है राजस्व कमाने का यह सबसे उत्तम साधन था। ये औपनिवेशिक आवागमन और व्यापार में सहायक थी। ये शाही सेना
आवागमन में सहायक थी, ये औपनिवेशिक आवागमन और व्यापार में सहायक थी, और ये शाही सेना के आवागमन में सहायक थी। मतलब दोनों, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा और जगहों को छानबीन करके जो उसमें खनिज वगैरह जो है सो उसको आराम से लूटा जाए। तो उसके लिए स्थानांतरित करने के लिए ट्रेन लाइनें यानी कि रेल लाइनें जो है सो भी पटरियाँ बिछाई गई और उसके लिए जंगल को काटा गया। अगला प्रश्न है, इनमें से वाणिज्यिक अथवा नज़दीकी फसल कौन सी है? जूट, कपास, गन्ना, उपरोक्त सभी। देखिए वैसे फसल जो ज़्यादा मोटे दाम पर बिकते हैं उसे नकदी फसल कहा जाता है। तो जूट, कपास, गन्ना, उपरोक्त सभी, यानी कि डी हो जाएगा। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? एक क्वेश्चन आगे देख चुके हैं। कृषि भूमि के विस्तार का क्या बुरा परिणाम है? वनों का विनाश, है ना। कृषि भूमि का विस्तार हुआ तो वनों का विनाश हो गया, है ना। अगला प्रश्न है, 1878 के अधिनियम में निम्न में से किस श्रेणी को शामिल किया गया था? वह था प्रतिबंधित श्रेणी को शामिल किया गया था। 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड के रॉयल नेवी के लिए जल आन निर्माण की समस्या उत्पन्न होने का कारण था, वह था अनेकों वनों की कमी। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय वन अधिनियम कब लागू किया गया? 1800, आपको पता है। अगला प्रश्न है, 1850 के दशक में रेलवे के स्लीपर किससे बनाए जाते थे? तो वह थे सीमेंट में, है ना। और उससे पहले जो है सो किससे बनाए जाते थे? लकड़ी के, उसके बाद, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, झूम खेती को अन्य किस नाम से जाना जाता है? घुमंतू खेती के नाम से। चाय और कॉफ़ी के बगान कैसे लगाए गए? है ना, वनों को साफ करके। विदेशों में निम्न में से कौन सा नाम झूम कृषि के लिए इस्तेमाल नहीं होता है? वह है थारू। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के लिए भारत में रेलवे का विस्तार करना क्यों जरूरी था? अपने औपनिवेशिक व्यापार के लिए। तो यह था 55 क्वेश्चन हमारे कैटेगरी के जो स्टूडेंट है हिस्ट्री के, उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।